Okay, ladies and gentlemen, let's start this new chapter that is called capacitor. Capacitor. ये एक बिल्कुल ही अलग टाइप का चैप्टर आपको लग सकता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखें। और एक बात मैं आपको थोड़ा बता दूं कि थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको आना चाहिए ये चैप्टर समझने के लिए। तो अगर आपका थोड़ा भी वीक है तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स का वीडियो देख के थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें। बहुत डिटेल में आना जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सा आना तो जरूरी है। अब ये जो चैप्टर है एक्चुअली में इसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है और ये एक्चुअली में बहुत वास्ट चैप्टर भी है, बट हमें तो इस लेवल पे इसको ब्रीफली पढ़ना है। तो दैट इज व्हाट वी विल सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कैपेसिटर जो चीज होती है ये क्या है और इसका क्या यूज है एक्चुअली। सो एनर्जी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी को हम स्टोर करते हैं, एनर्जी को हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैटरी, बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। बैटरी के बारे में थोड़ा सा पता है आपको, उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। फिर उस बैटरी को हम डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में लेते हैं जिससे हमारे बहुत सारे काम होते हैं। यानी केमिकल एनर्जी को स्टोर करने का तरीका है बैटरी। वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको भी हम स्टोर करते हैं और उसका भी यूज लेते हैं। जैसे उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट जैसे कि उसमें क्या करते हैं कि रिवर का पानी जो है उसको ऊपर ले जाते हैं, रिवर के पानी को ऊपर ले जाते हैं। तो जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी हाई पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। और जब ये पानी नीचे गिरता है, जब ये पानी नीचे गिरता है तो ये टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन को घुमाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। शायद आपको ऐसा थोड़ा पता हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब देखें यहाँ पे हमने पानी को जब ऊपर ले गए हम, तो हमने उसमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके उसका यूज लेते हैं। जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये स्प्रिंग है तो उसको अगर आप कंप्रेस कर दो तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, हाफ के एक्स स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग इज अ डिवाइस टू स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट्स अ डिवाइस टू स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है अगर आपको याद हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक और, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं हमने देखा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं हमने ये देखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे ये सब होता है दैट विल सी। ओके, अब हम देखेंगे ये कैपेसिटर दिखता कैसे है। सलमान खान जैसा दिखता है, कैटरीना कैफ जैसा या ऐश्वर्या राय जैसा, कैसा दिखता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि दो कंडक्टर्स होते हैं, दो कंडक्टर्स, और उनका कुछ भी शेप हो सकता है, एनी शेप, दिस इज इंपॉर्टेंट, एनी शेप। एक पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज। अब इनकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इनकी, सोचो जरा आप। कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस होती हैं, आप देखें पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है जैसा कि होता है और निगेटिव पे एंड कर रहा है। ये जो अब सिस्टम बन गया मेरे पास, दिस सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स विथ चार्ज ऑन देम एंड सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली। ये जो सिस्टम है दो कंडक्टर्स का, दो कंडक्टर सिस्टम, उसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये जो डिवाइस हो गया उससे रिलेटेड हम एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एक डिवाइस है, उससे रिलेटेड एक टर्म कैपेसिटेंस। इसको सिंबल सी से डिनोट किया जाता है जनरली, और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन डेल्टा वी। Q तो आप समझ ही रहे होंगे, ये इस कंडक्टर का चार्ज है, किसी भी एक कंडक्टर का चार्ज। व्हाट इज दिस डेल्टा वी? दिस डेल्टा वी इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन कंडक्टर्स। इन दो कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लगता है आपको, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए क्या? सोचे जरा। पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग बताया था मैंने आपको, फिजिकल मीनिंग उससे सोचें। आज सपोज करें कि +1 कूलम का चार्ज है हमारे पास, यहाँ पे +1 कूलम। इसको अगर हम खींच के इधर की तरफ लेके आ रहे हो, इधर, तो क्या वर्क करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इसको इधर खींच रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर खींच रही है, इधर की तरफ। इसको इधर लाने के लिए हमें इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां आता है। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। जैसे कई बार क्या करते हैं कि इसमें मॉड भी लगा देते हैं, हालांकि इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मान लो जो क्यू है वो किसी ने इस प्लेट का लिख दिया, इस कंडक्टर का लिख दिया, आई मीन, तो फिर वो निगेटिव आ जाएगा कैपेसिटेंस, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं ताकि हमेशा हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट ही आए। ये छोटा सा क्वेश्चन देखें, इसमें दो कंडक्टर हैं, 2 कूलम इस पे चार्ज है, इससे -2, बीच में फील्ड लाइंस। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 100। हमें सी की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल है, आप समझ रहे होंगे। तो सी विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा वी, ये यूज कर लेंगे। तो दैट विल बी 2 डिवाइड बाई 100, so that will be 0.02, so that will be our answer। अब देखिए ये जो टर्म है कैपेसिटेंस, उसकी यूनिट की बात करें थोड़ा, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए? क्योंकि वो Q अपॉन डेल्टा वी है ये फॉर्मूला, तो इससे ये समझ में आता है कि इसकी जो यूनिट है दैट शुड बी कूलम, जो कि Q की यूनिट है, डिवाइड बाय वोल्ट, जो कि पोटेंशियल की यूनिट है। ये यूनिट होनी चाहिए कैपेसिटेंस। ये यही यूनिट है कैपेसिटेंस की, दिस नो डाउट। बट इसको एक और नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड फैरेड, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल F। तो एक्चुअली ये नाम कहां से आया? फैरेडे। फैरेडे जो था एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, वेरी बिग साइंटिस्ट। सो उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड रख दी गई। जैसे कि इस एग्जाम्पल में जब हमने सी निकाला था 0.02, तो इसको हम टेक्निकली लिखेंगे 0.02 फैरेड। दैट विल बी द आंसर। अब देखें सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है उसके लिए सिंबल यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे दो लाइंस बना देते हैं। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इसका मतलब है कि एक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। एक दूसरे तरीके का सिंबल भी यूज करते हैं कई बार, कुछ इस तरीके से। इसमें आप देखें ये जो लाइन है वो कर्व्ड है, लेकिन ये स्ट्रेट ही है, इसमें दोनों स्ट्रेट थे। ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ये सिंबल यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है ये जो कर्व्ड वाली लाइन है वो निगेटिव कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। जब ये सिंबल आप यूज कर रहे हैं तो कोई भी लाइन किसी भी कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, पॉजिटिव को भी या नेगेटिव की। जब ये यूज कर रहे हैं तो कर्व्ड वाला जो है, कर्व्ड लाइन, वो निगेटिव को और स्ट्रेट वाला पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। एक और बात है यहाँ पे, ये जो कैपेसिटर के दो कंडक्टर्स हैं उनको बोलते हैं प्लेट्स, उनको प्लेट्स बोलते हैं। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्लेट से ऐसा लग सकता है कि ये प्लेट के शेप का है या डिस्क के शेप का है, ऐसा नहीं है। शेप कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी इसका नाम बस प्लेट रख दिया गया। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव प्लेट और इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव प्लेट। अब आप देखें, मैंने आपको बताया कि यहाँ दो कंडक्टर्स होते हैं और उनका कुछ भी शेप हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी शेप हो सकता है।
लेकिन अब हम कुछ ऐसी सिचुएशंस देखेंगे जिनमें इन कंडक्टर्स का शेप जो होगा वेल डिफाइंड होगा, बहुत अच्छा शेप होगा। वैसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इनका बहुत अच्छा शेप होगा तो पढ़ना आसान हो जाएगा, और अगर इनका कुछ भी आर्बिट्ररी उल्टा सीधा शेप होगा तो स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली हम चैप्टर को स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हम इजी चीज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये क्या है? इसमें भी दो कंडक्टर हैं, आप देखें दीज टू आर कंडक्टर्स, और जैसा मैंने आपको वादा किया था, प्रॉमिस किया था, इनका बहुत अच्छा शेप है। नाम ही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम ही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं एंड दे आर प्लेस्ड पैरेलली, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज कर लें इस पे कुछ प्लस क्यू चार्ज है और इस पे कुछ माइनस क्यू चार्ज है, तो ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी? क्या लगता है आपको? इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ चुके हैं आप, बताएं जरा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ ऐसी होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव गोइंग टू निगेटिव, लाइक दिस। इलेक्ट्रोस्टैट्स हम देख चुके हैं, कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस निकालना है, उसका कैपेसिटेंस निकालना है, और कुछ डेटा आपको दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन एज डी, और ये जो प्लेट है उसका एरिया, प्लेट का एरिया इज ए। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो बताना है। तो व्हाट टू डू, क्या करें हम, बताएं आप जरा। देखिए मैंने आपको बताया है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q अपॉन डेल्टा V। अब देखिए Q जो है वो तो ऑलरेडी हम लिख ही चुके हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, वो इस प्लेट का चार्ज है Q। ये जो डेल्टा V है वो क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच। ये हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप देखें, कई सारे तरीके हैं इसको निकालने के, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट लेट्स डू दिस। इसको हम कुछ ऐसे ले सकते हैं, Q तो है ही, और इसको हम ले सकते हैं माइनस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट बी आर वेक्टर। आपको अगर याद हो तो पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो ये यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने में भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो ई है, ई क्या है? इन दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमें पता करनी पड़ेगी, तभी तो ये इंटीग्रेशन वाला काम कर पाएंगे हम। तो ये ई निकालेंगे हम, ई देखिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेट के कारण होगी प्लस इस प्लेट के कारण होगी। इस प्लेट के कारण डायरेक्शन किधर होगी? अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज होता तो रिपेल होता तो इधर की तरफ। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इधर ही होगी, ये निगेटिव है, निगेटिव है, 1 कूलम को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस प्लेट के कारण इधर, इसको ई प्लस बोल देते हैं, इस प्लेट के कारण भी इधर, इसको ई माइनस बोल देते हैं। यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, टोटल, वो इन दोनों का सम होगी, दैट कैन बी रिटन एज ई प्लस प्लस ई माइनस, ऐसे कुछ। अब देखिए ये जो ई प्लस है वो कितना होगा, इसके कारण जो फील्ड है, so that is well known to us, that will be सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। जैसे इसके कारण भी प्लेट है, प्लेट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट आवर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमारा ई आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस ई को हम यहां पुट करने वाले, इसी को हम यहां पुट करेंगे, तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस इंटीग्रल ऑफ Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। इस तरीके से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाई, ये कांस्टेंट है, माइनस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी आर। ये Q और ये Q क्लियरली कैंसिल हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस इंटीग्रल डी आर? इंटीग्रल डी आर
So that is this is d actually very clearly. So this is integral dr. This can be now written as that c equals to 1 upon minus 1 upon a epsilon into d. So from here we get c equals to epsilon a upon d. ये हमारा c आ गया फाइनली. So this is very important, ये आपको पता होना चाहिए. तो हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी. दिस परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर एंड यू मस्ट नो दिस. नेक्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर. देखिए यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, एक सॉलिड स्फेयर है और एक कोसेंट्रिक हॉलो स्फेयर. कोसेंट्रिक हॉलो स्फेयर, इसका रेडियस ए और इसका रेडियस बी. क्या ये भी एक कैपेसिटर है? मैंने आपको बताया कि दो कंडक्टर होने चाहिए किसी भी शेप के. यहाँ दो कंडक्टर है ना, और ये तो बहुत अच्छे शेप के हैं, तो ये तो बिल्कुल ही कैपेसिटर है. देखने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है क्योंकि एक जो है वो दूसरे के अंदर है, अंदर. बट स्टिल वी हैव टू कंडक्टर्स, सो दिस इज अ कैपेसिटर एंड दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर. बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर. काम यही करना है कि ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर दिया हुआ है उसका कैपेसिटेंस निकालना है. क्या करेंगे, जैसे हमने पैरेलल प्लेट वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही करना है. सेम पैटर्न है, कोई भी डिफरेंट नहीं है. देखिए सबसे पहले तो आप मान लें कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है. चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना लें, उससे थोड़ी फील आती है. तो ऐसी लाइंस बनेगी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंडिंग ऑन नेगेटिव. नाउ सी निकलेगा कैसे, तो हमने देखा कि सी का फॉर्मूला है क्यू अपॉन डेल्टा वी. मॉड भी लगा सकते हैं. क्यू जो है वो तो ये क्यू है. मेन प्रॉब्लम डेल्टा वी की होती है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी थी. तो डेल्टा वी को जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था बिल्कुल वैसे लिखेंगे. दैट विल बी रिटन एज माइनस ऑफ इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसा कुछ. अब फिर से हमें ई की प्रॉब्लम होगी, ई निकालना पड़ेगा. अब देखिए बिल्कुल वही चल रहा है जो पैरेलल प्लेट वाले में चला था, ई. तो इस पॉइंट हम ई कैसे निकालेंगे, तो वी हैव टू फाइंड electric field at this point. Say this point is at a distance of r. यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके कारण प्लस इसके कारण, तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर स्फीयर प्लस ड्यू टू आउटर स्फीयर. इनर वाले के कारण आप समझ ही रहे होंगे कितना होगा, हम बहुत कर चुके हैं ये सब. दैट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. और आउटर वाले के कारण 0. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इसको हम यहां पुट करेंगे तो विल गेट कुछ ऐसा, ई की जगह पे हमने पुट कर दिया. नाउ के और क्यू कांस्टेंट है, उनको हमने बाहर निकाल लिया. अब यहाँ पे आर की लिमिट क्या होगी, तो लिमिट जो है आप समझ रहे होंगे. अब देखिए आर इज वेरिंग फ्रॉम ए से बी तक, दैट विल बी फ्रॉम ए टू बी. इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट फाइनली दैट सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन के इंटू बी माइनस ए. इसको सॉल्व करने पे, इंटीग्रेट करने पे फाइनली इतना आ जाएगा. सो दैट इज द आंसर. तो इसका मतलब है कि स्फेरिकल कैपेसिटर दिया हुआ है, स्फेरिकल, तो उसके लिए ये कैपेसिटेंस होता है. और ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर. आप देखें कि जो कैपेसिटेंस निकालने की प्रक्रिया है वो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी वही थी और पैरेलल वाले के लिए भी वही थी. नाउ द नेक्स्ट वन, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. देखिए यहां पे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, एक सिलेंडर है अंदर और एक सिलेंडर है बाहर. क्या ये भी कैपेसिटर है? बिल्कुल है. कोई भी दो सेट है कंडक्टर का तो वो क्या होगा, कैपेसिटर. तो अगर इसका कैपेसिटेंस निकालना तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे, मॉड ऑफ क्यू अपॉन डेल्टा वी. और फिर से डेल्टा वी के लिए हम लिखेंगे माइनस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के पुट करना पड़ेगा.
और सिलेंडर्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में निकाला था। अब उसको देखें, उसको यहाँ पुट करें। जब वैसा करेंगे तो फाइनली यू विल गेट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाई ln b अपॉन ए, ये आंसर आएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कई बार यूज आता है इसका, हालांकि बहुत यूज तो नहीं आता है बट स्टिल। तो ये अभी तक की समरी है। हमने ये पढ़ा इस टाइप का कैपेसिटर, स्फेरिकल, फिर सिलेंड्रिकल, तीनों एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखें कि अगर पहले इसको देखें आप पैरेलल प्लेट वाले को, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्यू नहीं आ रहा है उसमें, क्यू इज नॉट कमिंग, मतलब ये जो चार्ज है वो 2 कूलम हो या 20 कूलम हो या 100 कूलम हो, हर केस में कैपेसिटेंस जो है वो सेम ही होगा, क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट जो कि एनीवे कांस्टेंट है, ए जो है उस प्लेट का एरिया है, और डी जो ये डिस्टेंस है, कुछ इस तरीके। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है दैट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। अब देखिए इस केस में यही हो रहा है, ये जो Q है वो तो आ ही नहीं रहा है फॉर्मूले में, मतलब ये Q कितना भी हो, 2 कूलम हो या 2000 कूलम हो, कैपेसिटेंस उतना ही रहना है। किस पे डिपेंड कर रहा है वो? A और B पे। A इज दिस रेडियस एंड B इज दिस रेडियस। फिर से कैपेसिटेंस जो है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। A और B दोनों ज्योमेट्री के पैरामीटर्स हैं, रेडियस। C डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। वैसा ही आप इसमें भी सोच सकते हैं। ये क्वेश्चन देखें, इसमें एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका रेडियस दिया हुआ है A, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। दैट्स अ क्वेश्चन, कैसे निकालेंगे? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्लियरली देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? हमने ये पढ़ा है कि दो कंडक्टर होते हैं तो उनके लिए हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, लेकिन यहां पे तो सिर्फ एक ही कंडक्टर है, तो एक ही कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस की बात कैसे होगी? यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, विच वी नीड टू लर्न, कि एक ही कंडक्टर है तो हम कैपेसिटर की बात कैसे कर रहे हैं। देखें जरा, तो ये सिचुएशन देखें आप, यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर स्फेरिकल कैपेसिटर है, अंदर वाले पे पॉजिटिव चार्ज, बाहर वाले पे नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से। और सपोज करिए बाहर वाला जो स्फेयर है उसकी रेडियस मैंने बढ़ा दी, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। कुछ खास तो चेंज हुआ नहीं है इसमें जो मैं आपको डिस्क्राइब करूं। अब एक और सिचुएशन आप देखें जिसमें मेरे पास सिर्फ ये स्फेयर है, सिर्फ ये स्फेयर है, और इस स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, लाइक दिस। अब हम तीनों केसेस को कंपेयर करेंगे, तो तीनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियल है, सेम ही टाइप के। देखो इसमें भी रेडियली निकल रही है, इसमें भी अंदर वाले स्फेयर से रेडियली निकल रही है, इसमें भी अंदर वाले स्फेयर से रेडियली निकल रही है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। जैसे इसमें आप देखें, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बाहर वाला स्फेयर है उसकी रेडियस b है जो कि छोटी है, और इसमें जो बाहर वाला स्फेयर है उसका रेडियस b है जो कि बड़ा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि इसमें जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो स्फेयर पे पहुंच के टर्मिनेट हो जाती हैं, तो बहुत थोड़ी दूरी आगे जाती है, थोड़ी दूर आगे जाती है, ये स्फेयर मिल जाता है और टर्मिनेट हो जाती है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो फील्ड लाइंस है वो निकलती हैं, काफी दूर बाहर आती हैं और फिर इस स्फेयर पे टर्मिनेट होती है, इस स्फेयर पे टर्मिनेट होती है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में फील्ड लाइंस तो चलती जाएंगी और वो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगी, इन्फिनिटी पे। इसमें जो बाहर वाला स्फेयर है वो तो है ही नहीं, बाहर वाला स्फेयर है ही नहीं। लेकिन आप थोड़ा इसको इस तरह से सोचें कि ये जो स्फेयर है बाहर वाला, उसकी रेडियस मैंने बढ़ाई तो ये स्फीयर बना, और मैं इसकी रेडियस फर्दर बढ़ाऊं, फिर उसकी रेडियस फर्दर बढ़ाऊं, तो ये रेडियस मैं बढ़ाता ही जाऊं, बढ़ाता ही जाऊं, बढ़ाता ही जाऊं, तो ये रेडियस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी और फिर ये स्फीयर दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि एक बाहर स्फीयर है, बाहर स्फीयर है, लेकिन उसकी जो रेडियस है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। एक स्फीयर है लेकिन वो इन्फिनिटी पे है, उसका रेडियस इनफाइनाइट है, तभी तो ये फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। दूसरे वाले स्फीयर पे इनको एंड होना है, लेकिन दूसरा स्फीयर इन्फिनिटी पे, इसलिए इन्फिनिटी तक जा रही है। दैट इज द लॉजिक। सो उस रिस्पेक्ट पे दोनों सेम सिचुएशन है।
इसमें स्फीयर का रेडियस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यही टर्मिनेट होगी। इसमें जो बाहर वाला स्फीयर है उसका रेडियस इनफाइनाइट है, इसलिए फील्ड लाइंस इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो रही है। तो अगर आप देखें अब, तो अगर इन दोनों केसेस में अगर हम कैपेसिटेंस लिख रहे हैं A इंटू बी अपॉन के इंटू बी माइनस पे, अगर इन दोनों केस में हम कैपेसिटेंस ऐसे लिख रहे हैं, इस केस में आपको क्या लगता है कैसे लिखना चाहिए कैपेसिटेंस? व्हाट डू यू थिंक? सोचो जरा। मेरे ख्याल से इट शुड बी लाइक C इक्वल्स टू ए बी अपॉन के बी माइनस ए, वही फॉर्मूला बट लिमिट b टेंडिंग टू इंफिनिटी। सही है, लिमिट b टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये मैथ्स बन गया है, यू नो व्हाट टू डू, दिस विल बी a डिवाइड बाई k 1 माइनस a अपॉन b। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्लियरली यू विल गेट a अपॉन k, सो दैट इज आवर आंसर, ये बना आंसर। सो हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखा जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक ही कंडक्टर है तभी भी उसके लिए कैपेसिटेंस की बात की जा सकती है, और इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर केस में जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू इतनी आ रही है, A अपॉन K। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी तो हमने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा है कि जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में? तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे ही आप देखें कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, प्लस चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज, उसकी फील्ड है। तो इस कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, तो हमें वही पता करना है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। देखिए हम कैसे करेंगे इसको। पहले तो आप ऐसा सोचें कि ये वही कंडक्टर्स हैं लेकिन उन पे कोई चार्ज नहीं है, उन पे कोई भी चार्ज नहीं, कोई फील्ड लाइन भी नहीं होगी। अब एक आदमी क्या कर रहा है कि यहां से यहां तक चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, यहां से यहां तक। सपोज करो उसने छोटा सा चार्ज डी क्यू ट्रांसफर किया, तो यहाँ प्लस डी क्यू चार्ज हो जाएगा और यहाँ माइनस डी क्यू चार्ज हो जाएगा। फिर इसने डी क्यू चार्ज और ट्रांसफर किया, तो यहाँ 2 dq हो जाएगा और यहाँ माइनस 2 dq हो जाएगा। फिर इसने डी क्यू चार्ज और ट्रांसफर किया, तो यहाँ 3 dq हो जाएगा और यहाँ माइनस 3 dq। तो तिनका करके आदमी इधर चार्ज ट्रांसफर कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है और इस पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप। तो जब ये चार्ज ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है, तो ये चार्ज ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है, तो उस टाइम बीच की कोई आप सिचुएशन ले रहे हैं, ये कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन है जब यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू आ गया और यहाँ माइनस क्यू, और आदमी यहाँ पे चार्ज धीरे धीरे करके ट्रांसफर कर रहा है और प्रोसेस चल ही रहा है कि बीच में हम पहुंच गए। तो बीच में जब हम पहुंच गए तो हमने देखा इस पे प्लस क्यू चार्ज हो गया और इस पे माइनस क्यू, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी ऐसे। सही है। अब आप सोचें कि अब आदमी अब डी क्यू चार्ज इधर ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है डी क्यू चार्ज। जब आदमी डी क्यू चार्ज को इधर ले जाएगा, डी क्यू चार्ज को, तो क्या उसको वर्क करना पड़ेगा?